Hello friends and welcome back. I hope you guys are doing absolutely well. दोस्तों आप में से कई सारे एनआरआईज हैं जो पहले से म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट्स में इंडिया में रहकर इन्वेस्ट किया करते थे। तो ये वीडियो पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए है। अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा था इंडिया में और अब आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज हो चुका है और अब आप इस डाउट में हो कि आपको उस अकाउंट का क्या करना चाहिए, उसे कंटिन्यू करें या उसे क्लोज कर दें, तो इसका आंसर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। कई सारे एनआरआई भाइयों ने हमसे ये पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए इस अकाउंट का, क्या वो इस अकाउंट को कन्वर्ट कर सकते हैं एनआरआई डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इसका आंसर है क्लियरली नहीं। ऐसा नहीं किया जा सकता है कि आप रेसिडेंशियल डीमैट अकाउंट को एनआरआई डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट कर लो, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपके पास क्या रास्ते हैं, कैसे आप उन सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी इंडिया में हैं उस डीमैट अकाउंट में एज रेसिडेंट आईडी से, उसको आप कैसे अपने अकाउंट में ले सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप बहुत ही आसानी से एक एनआरओ अकाउंट खोल सकते हो। एनआरओ अकाउंट ये वही अकाउंट होगा जिसमें कि इंडिया से आया हुआ कोई भी पैसा आप ट्रांसफर कर सकते हो, इस अकाउंट आप रख सकते हो जो कि आईएनआर में होगा। हाँ, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होंगे, अगर आप एफडीज हैं या अदर इनकम भी हैं, तो इस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो टैक्सेबल होगा। अब देखो, काफी सिंपल है। एनआरई से पैसा आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो अपने फॉरेन अकाउंट, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फेमा, इनकम टैक्स लॉज, इनको ये इंश्योर करना होता है कि अगर इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है तो उसके ऊपर जो लॉज बने पड़े हैं, जो इनकम टैक्स आपको पे करने पड़ते हैं, जो आपको फेमा के रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, ये सारी चीजें आप अगर टेक केयर करते हो तो फिर आपको कभी कोई इश्यू नहीं आएगा। लेकिन अगर ये पैसा सीधे सीधे एनआरई अकाउंट में जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंट्रोल लूज होता है गवर्नमेंट का। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि आप सबसे पहले एनआरओ अकाउंट में इन पैसों को लें, ताकि आप उसके ऊपर के जो टैक्सेस हैं फिर आप वो पे कर सको और फिर आप इन पैसों को रिपैट्रिएबल बना सकते हो। तो आपको सबसे पहले एक एनआरओ अकाउंट ओपन करना है, और ये एनआरओ अकाउंट जो होगा, अब ये आप दो टाइप में खोल सकते हो, एनआरओ पीआईएस अकाउंट और एनआरओ नॉन पीआईएस अकाउंट। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं फंडामेंटली बताऊं आपको, तो अगर आप एनआरओ पीआईएस अकाउंट ओपन करते हो तो इसमें जो भी आप ट्रेडिंग, बाय और सेल करोगे, ये सारी रिपोर्टिंग जो होती है ये आरबीआई को होगी। नॉन पिन्स में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे बैंक कोई भी ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट नहीं करता है आरबीआई को। यहाँ पे जो एएमसी है, जिसके माध्यम से जो ब्रोकरेज फर्म है जहां से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वहां से रिपोर्टिंग जाती है आरबीआई को, वो करना पड़ता है। तो बस थोड़ी सी कैलकुलेशन का काम बढ़ता है। लेकिन एक और डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस है कि अगर आप एक एक्सपर्ट हो इन्वेस्टमेंट में, तो आप अगर अदर ऑप्शंस में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे प्री आईपीओ वगैरह में, जो कि आजकल काफी ट्रेंडिंग एसेट बन चुका है, अगर इस तरह के एसेट में आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको एनआरओ नॉन पिन्स अकाउंट खोलना चाहिए। अब दोस्तों, अकाउंट खोलना तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इसमें जो कैची चीज है, इसके आगे के जो सिक्योरिटीज थे आपके पुराने डीमैट अकाउंट को, उसको ट्रांसफर करना वो थोड़ा सा चैलेंज है। तो एक बार जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो गया, आपको केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ती है एज एनआरआई, आपका जो रेसिडेंशियल स्टेटस है अभी का। इसके बाद आपको क्या करना होता है, एक बार आपका अकाउंट ओपन हो गया, केवाईसी हो गई, फिर आपको करना पड़ता है आपका बैंक अकाउंट अपडेट। ये आपको करना होगा आपके पुराने अकाउंट, जो डीमैट अकाउंट आपका इंडिया में खुला हुआ है, उसके ऊपर आपको ये जो आपने नया एनआरओ डीमैट खोला है, ये अकाउंट सिंक करना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स चेंज करने पड़े। अब ये डिटेल्स चेंज करने के लिए आपको आपके एएमसी, आपके ब्रोकरेज फर्म से अकाउंट मॉडिफिकेशन फॉर्म की जरूरत पड़ती है। आप उस फॉर्म को फिल करो और उनके साथ शेयर करो, तब आप ये बैंक डिटेल्स चेंज कर पाओ। एक बार आपने ये बैंक डिटेल्स चेंज कर दी, उसके बाद का जो प्रोसेस है, उसके बाद आपको एएमसी को ये आइडिया देना होता है कि मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो एनआरआई है और उसके डॉक्यूमेंट्स ये हैं। अब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्या लगते हैं, तो काफी बेसिक डॉक्यूमेंट्स, आपकी इंडियन आईडी प्रूफ, एक का पासपोर्ट कॉपी, अगर आप एक ओसीआई या पीआईओ हो तो ओसीआई कार्ड और पीआईओ कार्ड, साथ में आपका एक एनआरओ बैंक अकाउंट, जो नया बैंक अकाउंट आप ओपन करते हो, उसकी चेक लगती है, एक कैंसिल चेक। ये सारी डिटेल्स जब आप एएमसी को देते हो, तभी जाकर मैपिंग शुरू हो पाती है और आपके पुरानी डीमैट और नए डीमैट को
लिंक करके उनके जो सिक्योरिटीज हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, आपको लगे कि अब आपको जरूरत नहीं है आपके रेसिडेंशियल डीमैट अकाउंट की, तो आप उसे क्लोज कर सकते हो। ये थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस तो है, मैं मानता हूं। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, डीमैट अकाउंट कन्वर्जन्स और रखने के 3 तरीके होते हैं। एक तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरह से आप सिक्योरिटीज ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको ये काफी डिफिकल्ट लगता है तो फिर आप एक काम कर सकते हो कि ये सिक्योरिटीज जो है ये आप ट्रांसफर कर दो अपने पेरेंट्स, अपने किसी भी ब्लड रिलेटिव। एज अ गिफ्ट माना जाएगा जब ये आप उनको ट्रांसफर कर दो। लेटर ऑन आपको लगता है तो जैसे कि मैंने कहा वो आपके ब्लड रिलेटिव है, आप उनसे ये सिक्योरिटीज इन कैश करके वापस अपने अकाउंट में ले सकते हो। वहां पे कोई ट्रबल नहीं है। ये होता है आपके पास दूसरा रास्ता, अगर आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं जाना। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हो? तीसरा काम आप ये कर सकते हो कि इस अकाउंट को जो डीमैट सिक्योरिटीज है उसको आप एज इट इज वहां छोड़ दो। लेकिन ये आप तभी कर सकोगे जब आपके प्लान्स हैं कि कहीं ना कहीं कल परसों आने वाले वक्त में आप वापस इंडिया आने का प्लान कर रहे हो। आपको सेविंग्स और रेसिडेंशियल अकाउंट इंडिया में रखना मना है एज एनआरआई। तो यहाँ पे जो आपके पैसे हैं वो डीमैट अकाउंट में है। तो ये एक लीगल तरीका तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। पर आपको ये ख्याल रखना है कि जब भी आप वापस आओ, एज रेसिडेंट बन जाओ इंडिया के, तब आप एक सेविंग्स अकाउंट खोलो और जब भी आपको लगे एक बार फंडामेंटल्स देख लो आपने जहां भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अगर आपको लगता है कुछ विड्रॉ करने के लायक है तो उसके अकॉर्डिंग आप विड्रॉ करके अपने सेविंग्स अकाउंट में वो पैसे वापस ले सकते हैं। आप में से कईयों के ये डाउट होंगे कि अगर हम इसी अकाउंट को यूज करते रहें, रेसिडेंशियल डीमैट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट, तो उससे क्या प्रॉब्लम है? तो दोस्तों, प्रॉब्लम ऐसी है कि जरूरी नहीं है कि हर किसी को प्रॉब्लम फेस करना होता है। मैंने कई लोगों को देखा है कि 60 साल 70 साल तक की एज में उनके पास रेसिडेंशियल अकाउंट रहा है, सेविंग्स अकाउंट रहा है और उन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई लोग हमने ऐसे भी देखे जिन्होंने 3 साल 4 साल के बाद ही प्रॉब्लम्स, लिटिगेशंस और पेनल्टीज फेस की। दोस्तों, प्रॉब्लम तब आती है जब आप अपने ही पैसे इन्वेस्ट किए हुए स्टॉक में, म्यूचुअल फंड्स में, अब आप इसको पुल करना चाहोगे, इंडिया से बाहर ले जाना चाहोगे अपनी कंट्री में जहां आप रह रहे हो, तो वहां पे काफी चांसेस होते हैं कि ये डिटेक्ट हो जाएगा। अब ये डिटेक्ट होगा कि आपकी रेसिडेंशियल स्टेटस थी नहीं इंडियन, आप एक एनआरआई थे और एनआरआई रहते हुए आपने लॉस फॉलो नहीं किया, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपके ऊपर आएंगी। और जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूं कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, तो कोशिश करो जितनी ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में आप अपने काम को कंप्लीट कर सकें और जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं उनको सिंप्लीफाइड रखें। आई होप इससे आपको एक काफी क्लियर आइडिया मिल गया होगा इस तरह से आप अपने अकाउंट को कन्वर्ट कर सकते हो, पुराने अकाउंट को क्लोज करके नया अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हो और आपके पास क्या रास्ते हैं। अगर आपके किसी फ्रेंड की भी ये उलझन है, उन्हें डाउट्स हैं कि अब उस अकाउंट का करें क्या, तो आप प्लीज उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करना मत भूलना। और हमेशा ही मेरी कोशिश रही है कि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी रिलेटेड वीडियो लेके आऊँ, इंस्टेड कुछ रैंडम लेकर आना। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।